हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th की क्षितिज बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है शिवम प्रकाश जी ने। तो सबसे पहले हम इसका लेखक परिचय देखेंगे, फिर इस चैप्टर को मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिवम प्रकाश जी का जन्म 1947 में हुआ था इंदौर और मध्य प्रदेश में, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो एक नौकरी करने वाले थे। और बचपन और उनका नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, और फिर उन्होंने सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद में वो भोपाल में रहना स्टार्ट कर दिए, और वो वसुधा नामक पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। इसके बाद में उनकी प्रमुख 13 प्रकार की कहानी संग्रह के नाम दिए। इसमें से कुछ फेमस है: सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ये सब उल्लेखनीय मतलब फेमस है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उनके फेमस चर्चित उपन्यास है। आप लोगों को एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रकाश जी के फेमस उपन्यास कौन से, मतलब चर्चित उपन्यास कौन से। तो वह बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चित्तेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। मतलब उनकी रचनाओं में मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल और साथ ही साथ में जो कास्ट को लेकर कास्टिज्म होता था, जेंडर के बीच में भेदभाव होता है, उसके खिलाफ उन्होंने अपने इसमें आवाज़ उठाई है। रोचक किस्सेगोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। मतलब उन्होंने अपनी जो कविताएं, जो चैप्टर से लिखे हुए हैं, कहानियाँ लिखी है, वो रोचक और किस्सागोई मतलब कोई जीवन के किस्से सुनाते हुए लिखी गई है, जो पारंपरिक रूप से समृद्ध करती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को देखना है। यहाँ पे इसका शॉर्ट में समरी दिया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। मतलब देश सिर्फ एक भूभाग का नाम नहीं होता है कि एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है वो एक देश बन गया। नहीं, देश बनता है आपसी प्रेम, सद्भावना और लोगों के पारस्परिक सामंजस्य, उनकी क्रियाकलापों से यह देश बनता है, और इसको समृद्ध और सुख समृद्धि देता है वही देशभक्ति। तो जो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। मतलब इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि देशभक्ति के लिए अपने देश के लिए वही लोग मतलब बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही ही नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों नागरिक भी है जिनके अंदर देशभक्ति है, और यह अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्ग ग्रुप के लोगों के अंदर है, और इसको ही यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यह कहानी देश के आम नागरिकों के भीतर जो छुपी हुई देशभक्ति की भावना को बताती है। तो यह चैप्टर स्टार्ट होता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। मतलब यहाँ पे जो हालदार साहब है वो अपने काम को लेकर हर एक टाइम में कस्बे से गुजरते थे। वो कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 अपने एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। मतलब वो उस कस्बे को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कस्बा कितना छोटा था। उसमें सिर्फ केवल एक नगर पालिका, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा कारखाना था। नगर पालिका भी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। मतलब ये नगर पालिका थोड़े बहुत काम करती थी।
इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मतलब उन्होंने बताया कि हालदार साहब एक कस्बे से गुजरते थे। एक कस्बा छोटा सा था, उसमें एक नगर पालिका थी जो बहुत कुछ काम करते रहती थी। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि जो शहर के बीचों में एक संगमरमर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा लगवा दी थी। तो एक पूरा चैप्टर उसी के इर्द गिर्द बना हुआ है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्डों की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो मतलब वो कह रहे कि पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन जो देश के अच्छे मूर्तिकार की उनको जानकारी नहीं रही होंगी और अच्छे मूर्तिकार की जो जानकारी भी हो तो उसका जो बजट था मूर्ति बनाने का, तो हो सकता है कि वो मूर्तिकार उससे ज़्यादा पैसे ले रहा हो। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में क्या है, उनके पास में टाइम ख़त्म होने पे आ गया, लेकिन अब उन्हें वो मूर्ति बना के प्रेजेंट करनी है। तो उन्होंने क्या किया है, गांव के ही किसी ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से ये मूर्ति का काम सौंप दिया होगा और वो एक महीने में वो मूर्ति बना के वहाँ पे दिला दी गई होगी। तो मतलब यहाँ पे वो मूर्ति बनाने का काम ना अच्छे से किया गया, मतलब वो जल्दी जल्दी में बना के उसे बस प्रेजेंट कर दिया गया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो मतलब जो मूर्ति उन्होंने 1 महीने के अंदर बनाई थी वो उतनी भी बुरी नहीं थी, वो काफ़ी अच्छी बनी थी। संगमरमर की मूर्ति थी और नेताजी बहुत उसमें सुंदर लग रहे थे। और वो मूर्ति ऐसी थी, उसको देखते ही नेताजी के जो 2 नारे थे वो याद आने लगते थे। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा और सफल प्रयास था नेताजी की मूर्ति बनाने का। लेकिन इसमें एक गड़बड़ यह थी कि जो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था, वो एक रियल चश्मा था, जैसे काले फ्रेम से वो चश्मा बना दिया गया था। हालदार साहब जब वो पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मतलब जो हालदार साहब थे इस चैप्टर के मैन, उनको यह मूर्ति देखकर उनके इस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई कि ये भी आइडिया ठीक है कि पत्थर की मूर्ति हो लेकिन चश्मा रियल हो। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब वो उस कस्बे से निकल चले गए, लेकिन उनको वो मूर्ति अभी भी याद आ रही थी और उन्होंने कहा कि जो कस्बे के लोग हैं उन्होंने काफ़ी सराहनीय वर्क किया है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। आप लोग करंट टाइप में देख सकते हो कि देशभक्ति कहाँ ही बची लोगों में, लेकिन ये सब चीज़ें देख के जो लेखक है, जो हालदार साहब है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि नागरिकों ने कुछ यह अच्छा सराहनीय प्रयास किया है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो मतलब जब दूसरी बार हालदार साहब का वहाँ से जाना हुआ तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ। पहले ऐसे चौकोर फ्रेम वाला चश्मा था
फिर इसके बाद में वहाँ पे क्या हो गया, एक गोल फ्रेम वाला जिसे गांधी जी चश्मा लगाते उस टाइप का चश्मा आ गया। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मूर्ति तो कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल सकते हैं, ये कितना अच्छा आइडिया है। फिर तीसरी बार जब गए तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दैवनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। मतलब हालदार साहब को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि चश्मा कौन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। तो उन्होंने एक पान वाले से ही पूछ लिया कि चश्मा कैसे बदल रहा है नेताजी का। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का एक प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब जो पान वाले से पूछा हालदार साहब ने, तो पान वाले ने बताया कि जो कैप्टन चश्मे वाला एक आदमी है, यह ये काम करता है रोज चश्मे बदलने का। फिर इसके बाद में क्या करता है हालदार साहब को समझ नहीं पाए। हालदार साहब को समझ भी नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला। तो पान वाले ने समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। तो मतलब जो नेताजी की मूर्ति थी उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा रहता था, अगर वो किसी को पसंद आ जाता था तो जो कैप्टन रहता था वो निकाल के उस पर्सन को दे देता था और नेताजी को नया चश्मा लगा देता था। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। तो मतलब अब लेखक को जो हालदार साहब है उसको समझ में आ गया है कि जो उसे कैप्टन साहब को मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो अपनी दुकान में से चश्मा लगा देते थे। लेकिन जब किसी को पसंद आता था, किसी ग्राहक को वैसा चश्मा चाहिए होता था, तो वो क्षमा मांग के, माफ़ी मांग के वो चश्मा ग्राहक को दे देते थे और फिर नेताजी को नया चश्मा लगा देते थे अपनी दुकान से। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे के डंडे फेंककर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो मतलब जिसने पान वाले ने बताया कि जो मूर्ति बनाने का काम जिसे मोतीलाल मास्टर को दिया था, तो वो चश्मा बनाना भूल गए थे। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी लिए होंगे, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होंगी और असफल रहा होगा। मतलब जो हालदार है साहब, वो ये सब सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो गए और वो द्रवित मतलब इमोशनल होने लगे कि उन्होंने सही सोचा था कि जो मूर्तिकार मास्टर है मोतीलाल, जो कस्बे के अध्यापक है, उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा किया था, तो उन्होंने मूर्ति बनाकर डाली, लेकिन वो एक चश्मा नहीं बना पाए, पत्थर से पारदर्शी चश्मा। तो ये शायद कन्फ्यूजन में रहे होंगे या उनको टाइम नहीं मिला होगा, तो इसकी वजह से उन्होंने ऐसी मूर्ति ला के दे दी, या फिर बनाने का ट्राई किया होगा और वो असफल रहे होंगे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, मतलब अब उनके मन में इतने सारे थॉट आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ होगा। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और एकदम
अलग सा लग रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? मतलब वो हवलदार साहब जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये सब थॉट्स चल रहे थे। तो वो वापस आए और फिर उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या नेताजी के साथी थे या कोई हिंद फौज या भूतपूर्व सिपाही थे? तो पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब वो दिन भर बस पानी खाया जा रहा है। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो मतलब हवलदार साहब को पता चला कि जो चश्मा लगाने वाला कैप्टन है वो नेताजी का कोई साथी वगैरह नहीं था, वो एक बूढ़ा आदमी था जो चश्मे बेचने का काम करता था, जो लकड़ी लेकर चलता था। हाँ? तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। मतलब कि जो चश्मा लगाने वाला कैप्टन है उसकी जो कोई दुकान भी नहीं है, वो बस चक्कर लगा के चश्मे बेचता था। तो हवलदार साहब ये सब देख के अचरज में पड़ गए। पूछना चाहते थे इस कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो मतलब हवलदार साहब के माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि इनका नाम कैप्टन क्यों पड़ा है और उसके बारे में और जानना चाहते थे। वो बहुत क्यूरियस हो रहे थे, लेकिन उनको काम भी था और ड्राइवर भी वेट कर रहे थे और पान वाले ने तो बोल दिया था कि उसकी फ़ोटो छपा दो। लोग मतलब वो इरिटेट हो रहा था कि मुझे इसके बारे में अब और कोई बात नहीं करनी है। तो वहाँ से हवलदार साहब जीप में बैठ कर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धुपका चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए मतलब फिर 2 सालों तक लगातार हवलदार साहब वहाँ से गुजरते रहे और वो देखते रहे कि हर बार कोई ना कोई चश्मा, किसी न किसी अलग अलग टाइप के चश्मे नेताजी के आंखों पर जरूर होते ही थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था और वहाँ पे पान की दुकान और बहुत सारी चौराहे पर दुकान बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो हवलदार साहब थे, उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या हो गया, अब नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो जो पान वाला है वो उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती की सीढ़ी से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। मतलब जो चश्मा लगाने वाला था, पान वाला ने बताया कि वो कैप्टन साहब मर गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। मतलब हवलदार साहब की इसके आगे कोई हिम्मत नहीं कि वह आगे कुछ पूछ पाए। वो पैसे चुकाकर वापस अपने जीप में आकर बैठ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। मतलब ये सब सुन के जो है हवलदार साहब दुखी हो गए। फिर 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होंगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मतलब हवलदार साहब को अब कोई काम आया होगा तो उसी गली से 15 दिन बाद गुजरने वाले थे और उनको याद आया कि अब नेताजी की मूर्ति तो हाँ होंगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गए और कैप्टन भी मर गया, तो अब वहाँ पे कौन ही ये करेंगे। तो उन्होंने सोचा आज वहाँ रुकेंगी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगी भी नहीं, सीधा निकल जाएंगे।
ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो हवलदार साहब ने उनको कह दिया कि ड्राइवर से कि अब चौराहे पर रुकने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत सा काम है, तो हम आगे कहीं जाकर पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आकी चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। मतलब जो हवलदार साहब है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो चौराहे पे जरा भी नहीं रुकेंगे, लेकिन वो आदत से मजबूर थे। जब हम किसी चीज़ के आदी हो जाते तो हम वही चीज़ करते, तो वो भी आदत से मजबूर थे। और वो चौराहे आते ही उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने बोला कि नहीं, गाड़ी रोको। तो उन्होंने ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारा और वो हवलदार साहब जल्दी से उतरकर नेताजी के सामने जाके रुके और उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो नेताजी की आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था, जैसे कि वो बच्चे बना लेते हैं। और यह सब देख के उनकी आंखें भर आई और वो हवलदार साहब भावुक हो गए। तो यही चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है आप लोगों का। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस कहानी से मेन क्या है कि यहाँ पे लोगों के अंदर की देशभक्ति बताई गई है कि कैसे नेताजी के मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था, तो वहाँ के लोग उस चीज़ को फील कर पा रहे थे और उन्होंने नेताजी के लिए उन्होंने एक चश्मा बनाया। तो मैं ओवरऑल आप लोगों की इसकी स्टोरी एकदम शॉर्ट में समझा देती हूँ कि इस कहानी में ऐसा होता है कि हवलदार साहब है, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, उन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई है। उन्होंने चश्मा बनाना भूल गए, या फिर समझ लो उनसे चश्मा नहीं बन पाया संगमरमर की मूर्ति पर। तो वो मूर्ति बिना चश्मे की थी, जिसे देख के कैप्टन साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कैप्टन साहब एक बूढ़े इंसान थे जो रोज़ चश्मा चेंज करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कैप्टन साहब मर गए उसके कुछ टाइम बाद में, तो वहाँ पे मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था। तो लेकिन वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने अपने हाथ से जैसा चश्मा बन पाया सरकंडे से उन्होंने चश्मा बनाया और उन्होंने लगाया। तो जो ये सारी चीज़ें देखकर उनका जो है इमोशनल हो गया, उनका हृदय भर आया। तो इस कहानी का जो मूल भाव है बेहद गहरा और प्रेरणादायक है। देशभक्ति केवल सीमाओं पर नहीं होती। लेखक समझाते हैं कि देश सिर्फ चारों ओर की सीमा है, नदियों और पहाड़ों से नहीं बनता है। देश बनता है इसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से। और इन सब से प्रेम करना, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना, उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये क्या है, ये असली देशभक्ति है। और देशभक्ति में केवल बड़े लोगों का योगदान नहीं होता है, आम आदमी और बच्चों का योगदान होता है। यह कहानी बताती है कि देश के निर्माण में केवल बड़े या प्रसिद्ध लोग ही नहीं होते, बल्कि असक्षम लोग, जो मतलब गरीब है, जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं, जो शारीरिक रूप से असक्षम लोग होते हैं, वे भी अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। और इन द एंड उनका यही कहना है कि जो अंत में बच्चों द्वारा जो मूर्ति लगाई गई, मूर्ति पर जो चश्मा लगाया गया है, सरकंडे का चश्मा लगाया गया है, यह दर्शाता है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके भी दिलों में क्या है, देशभक्ति भरी हुई है। जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर देशभक्ति है और हमारे देश की रिस्पेक्ट करना, देश की इज्जत करना जानते हैं। और जब हमारा देश इन बच्चों के हाथ में रहेगा तो वो प्रगति जरूर करेगा। और जो हमारे देश के जो ये बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उनका नायकों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना जीवित है और देश का यह भविष्य सुरक्षित है। और यही सब देख के उनकी आंखें भर आई और वो इमोशनल हो गए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। अगर आपको अदर किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।